क्योंकि बनारस में क्या है कि कभी पर्यटन बहुत ज़्यादा बूम है और कभी थोड़ा डाउन। तो हम लोग को एक बैलेंस, किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं है फील्ड में आने के लिए, सबका स्वागत है और अपॉर्चुनिटीज। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में जो यहाँ काम किया है उसका श्रेय तो ज्ञान अगर तीव्रतम गति से प्राप्त करना है तो अनुभव। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ अलीशा। आज 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, जिसको लेकर के हमारी मौजूदगी आज ताज होटल पर है, जहां पर कि तमाम पर्यटन से जुड़े लोग यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का दिन क्यों खास है और भी जानेंगे कई सारी बातें। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, पूरा परिचय दे दीजिए। मैं राहुल मेहता, प्रदेश अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन और चेयरमैन राष्ट्रीय पर्यटन कमेटी IIA। सर, आज जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या था? कि सर्वप्रथम सबको विश्व पर्यटन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम पर्यटन उद्यमियों के लिए साल में एक ऐसा दिन होता है जिसको हम लोग महोत्सव की तरह मनाते हैं, और उस महोत्सव में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े इस पे विचार होता है। तो हम लोग ने आज अच्छा एक मंथन हुआ, एक संगोष्ठी हुई कि कैसे सतत पर्यटन विकास हो बनारस का। क्योंकि बनारस में क्या है कि कभी पर्यटन बहुत ज़्यादा बूम है और कभी थोड़ा डाउन। तो हम लोग को एक बैलेंस पर्यटन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा भी ना हो ना बहुत कम हो। तो एक सतत पर्यटन की इस साल की थीम रही है, उस पर हम लोग ने संगोष्ठी की। साथ ही टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 5 वर्षों से लगातार टूरिज्म कैलेंडर प्रकाशित किया जाता है, जिसकी हम लोग हर साल थीम की जो डिज़ाइन थीम होती है उसकी लॉन्चिंग आज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिसंबर में शुरू करेंगे और करीब 1000 कॉपी हम लोग पूरे इंडिया के जितने टूर ऑपरेटर्स हैं उनको सर्कुलेट करते हैं। उसकी भी डिज़ाइन लॉन्चिंग आज होती है। एज अ टूरिस्ट जब आते हैं तो हम देखते हैं जो क्या क्या चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं, ऐसे अगर हमें इस फील्ड में आना हो। किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं है फील्ड में आने के लिए, सबका स्वागत है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। चैलेंजेस तो हर जगह हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बनारस में तो भरमार है अपॉर्चुनिटीज़ की। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी को पर्यटन उद्योग में आना हो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप बनारस के गाइड भी बन सकते हैं। आप बनारस की हेरिटेज वॉक कराइए, बनारस के बारे में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करिए, उसको लोगों को बताइए। आजकल जो है ट्रैवल ब्लॉगर्स इतना फेमस हो गए हैं बनारस में। बनारस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक सिटी। यहाँ इतना कुछ है दिखाने के लिए, आप कोई भी दिखा सकता है। उसके लिए किसी को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लाइसेंस का एक महत्व है, हमने सुना है कि आपके में गाइड्स के लिए, ऑथराइज गाइड्स के लिए लाइसेंस का महत्व है, जो कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप गाइडिंग अगर किसी के संग कर रहे हैं ASI मॉन्यूमेंट में, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। सारनाथ में एक यूनेस्को की टीम आई हुई है, उससे क्या एक नई पहचान मिलेगी? हाँ, ये हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था, क्योंकि सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए, और संजोग इतना अच्छा है कि पर्यटन दिवस पे वो टीम आई हुई है। मुझे लगता है कि कल परसों में ही जब टीम वापस जाएगी तो उसका अनाउंसमेंट भी जल्द हो जाएगा। धन्यवाद। कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला। बिल्कुल। आज 27 सितंबर को टूरिज्म डे के अवसर पर हमारी मौजूदगी ताज होटल पे है, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे इस इवेंट के बारे में कि कैसा है। सर, पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। सर, आज इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, टूरिज्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, टूरिज्म साक्षात ज्ञान देता है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भारत सरकार अभी लाई है, उसमें भी एक पक्ष है अनुभवात्मक शिक्षण, यानी अनुभवात्मक धरातल पर ज्ञान कैसे प्राप्त हो। क्योंकि हमें ज्ञान अगर तीव्रतम गति से प्राप्त करना है तो अनुभव के माध्यम से देख करके हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है चीज़ें। तो टूरिज़्म हमें बहुत सामयिक ज्ञान और अनुभव सिद्ध ज्ञान देता है। इसलिए काशी जैसी नगरी, जिसमें हर गली हर घर मंदिर है, और यहाँ तो एक तरफ माँ उत्तरवाहिनी गंगा है, दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ हैं, तीसरी तरफ ये देश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो ऐसे में काशी में पर्यटन दिवस केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं होता। यहाँ जो पर्यटक आता है
वह केवल काशी को देखने, भौतिक दृष्टि से देखने के लिए नहीं आता, वह तो अन्यत्र जाता है। लेकिन यहाँ भौतिक दृष्टि से देखने के साथ साथ यहाँ की जो जागृत धरती है और यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उससे जुड़ करके अपनी खोई हुई और सोई हुई शक्ति का जागरण करने आता है और यहाँ अपनी शक्ति को जगा करके अपने जीवन में एक नई उमंग और अभंग तरंग के साथ नया कार्य करने के लिए यहाँ से जाता है। इसलिए यहाँ टूरिज्म की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वो विशेष होता है, वो बाकी देश के अन्य हिस्सों से अलग होता है। आज हमारे काशी की पहचान पूरी दुनिया भर में है। काशी को इसमें पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यटक वहीं जाता है जहाँ कुछ मिलता है। काशी एक ऐसी नगरी है जो प्राचीनतम नगरी है। ये प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि काशी में कुछ खास है, इसलिए अपना एग्जिस्टेंस इसने लगातार बनाए हुए है। तो दुनिया इसी संघर्ष में है कि उनका अस्तित्व बना रहे, और जिसका अस्तित्व हजारों सालों से बना हो, वहाँ आकर के वो अपने आप को समझते हैं, उस धरती को समझते हैं कि हमारा अस्तित्व भी काशी की तरह कैसे बने। इसलिए पर्यटक यहाँ एक अलग भाव से आता है और उस भाव का ही प्रभाव होता है जो पर्यटक के स्वभाव में ठहराव लाता है। इसका सारा श्रेय क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में जो यहाँ काम किया है, उसका श्रेय तो उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास के यहाँ नए आयाम स्थापित किए हैं। बस ये है कि विकास के प्रकाश में हम आध्यात्मिक विकास को न भूलें। हम आध्यात्मिकता के नियंत्रण में अगर विकास करते हैं तो वह विकास संधारणीय विकास होता है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ यहाँ की सड़कों, गलियों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, वहीं यहाँ आध्यात्मिक केंद्र बाबा विश्वनाथ के धाम का भी विकास किया। इसलिए ये बात है कि आध्यात्मिकता के, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी विकास काशी में हुआ है, इसलिए उनको श्रेय तो जाना ही चाहिए। ये जो लगातार सौंदर्यीकरण हो रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन उस पर आरोप भी लग रहे हैं, कितने लोगों के घर टूट गए, कितने लोग अभी भी निराश हैं सरकार से, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, अगर बहुत लोगों के कल्याण के लिए कुछ लोगों को कष्ट उठाना पड़े तो वह शास्त्र सम्मत होता है। जिसमें देश का भला हो, दुनिया का भला हो, उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं बलिदान भी देना पड़ता है। अब हमारी फौज लड़ती है, शहीद होते हैं, तो उन शहीद होने के कारण राष्ट्र सुरक्षित रहता है। अब जिनके घर का लाल शहीद होता है उनको कष्ट तो होगा ही, लेकिन वह उस विराट सुख की अनुभूति करते हैं कि हमने कष्ट सह करके देश की रक्षा की। वही भाव यहाँ भी लाना चाहिए। ठीक है, जिसका घर टूटेगा उसको कष्ट होगा, लेकिन उसके घर के टूटने के उस पर कीमत पर अगर पूरे देश के लोगों को एक अच्छे सुख की अनुभूति होती हो, आध्यात्मिक दर्शन होता हो, तो उसको मान करके उन्हें देश के अनुरूप, युग के अनुरूप, समय के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, आज भी हम देखते हैं कि साफ सफाई को लेकर जो भी पर्यटन के लिए आते हैं सवाल उठाते रहते हैं। आज हमने देखा कि हमने शपथ भी दिलाई साफ सफाई को लेकर, तो क्या है कि अच्छा कदम होने वाला है? देखिए, संकल्प लेना और संकल्प को पूरा करना, ये दो चीज़ें हैं। हम संकल्प लें, लेकिन अगर हम अपने हृदय से संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प पर चलने के लिए भी हम संकल्पित होते हैं। और सफाई, स्वच्छता जहाँ रहती है, ईश्वर का वास वहीं होता है। इस बात को ध्यान में रख के हमें अपने घर, गली, मोहल्ले जहाँ भी हम हैं, वहाँ ये ध्यान रखें कि हम स्वच्छता को प्राथमिकता दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शपथ लेता हूँ, मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे